नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने काफी लोगों पर असर डाला है। ये हमारे साथ समाप्त होता है। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्सों का सार है जो इसकी कहानी और खास तौर पर जो मेन कैरेक्टर है लिली ब्लूम, उसकी पूरी इमोशनल जर्नी को दिखाते हैं। हाँ, बहुत ही प्रभावशाली कहानी है ये। बिल्कुल। तो हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जो इमोशनल उतार चढ़ाव है, किरदारों के जो उलझे हुए रिश्ते हैं और इसका जो मैसेज है, उसको थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। हाँ, तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी शुरू होती है लिली ब्लूम से, एक ऐसे टाइम पर जब उसके पिता का देहांत हुआ है, और यहीं पर एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती है। उसके पिता मतलब समाज में तो बहुत इज्जत थी उनकी, लेकिन घर के अंदर वो लिली की माँ के साथ वायलेंट थे, हिंसक थे। हाँ। तो लिली के मन में अपने पिता की दुख तो है, पर साथ में एक कड़वाहट भी है, गुस्सा भी है। ये एक अजीब सी कश्मकश है ना? बिल्कुल। और ये जो शुरुआती पॉइंट है ना, ये कहानी की नींव रखता है एक तरह से। ये दिखाता है कि बचपन के जो अनुभव होते हैं, खासकर घर में हिंसा देखना, वो किसी इंसान की आगे की जिंदगी, उसके रिश्तों की समझ, उसके चुनाव, इनको कितना गहरा असर डालते हैं। सही। पिता के लिए लिली की वो मिली जुली फीलिंग्स, मतलब बाहर इज्जत, अंदर डर और शायद नफरत भी, वो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है जिसके साथ वो बड़ी हुई है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये लिली के फ्यूचर के रिश्तों के लिए एक तरह का खाका तैयार कर देता है अनजाने में। हाँ, और इसी बैकग्राउंड के साथ ना लिली की कुछ पुरानी यादें भी सामने आती हैं। हमें पता चलता है कि जब वो टीनेजर थी तो उसने एटलस कॉरिगन नाम के एक बेघर लड़के की चुपके से मदद की थी। वो एक खाली पड़े घर में रहता था और लिली उसे खाना देती थी, कंबल वगैरह देती थी। अच्छा। उनके बीच एक बहुत ही मासूम सा लेकिन गहरा कनेक्शन बन गया था। शायद वो पहला मौका था जब लिली ने किसी के साथ सेफ और कनेक्टेड महसूस किया। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें अलग होना पड़ा। ये एटलस का जिक्र जो है शुरू में, ये बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है, ये लिली के लिए एक इमोशनल, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड या बेसलाइन की तरह काम करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिश्ता कैसा महसूस होता है। तो आगे चलकर जब लिली दूसरे रिश्तों में उलझेगी ना, हाँ। तो एटलस के साथ का ये अनुभव शायद सबकॉन्शियसली एक तुलना का पॉइंट बन जाता है। ये दिखाता है कि वो शुरुआती पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी कितने जरूरी हो सकते हैं। तो इन पुरानी यादों के साथ हम आज के टाइम में बॉस्टन में वापस आते हैं। लिली अब बड़ी हो गई है और अपना फूलों का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रही है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है राइल किनकेड से। राइल एक बहुत ही आकर्षक, कामयाब, करिश्माई न्यूरोसर्जन है। हाँ। शुरुआत थोड़ी अजीब सी है। राइल साफ कहता है कि भाई मुझे रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस कैजुअल चीजों में यकीन रखता हूँ। टिपिकल कमिटमेंट फोबिक जैसा साउंड करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, शुरू में इनकार के बाद भी लिली और राइल एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाते हैं और उनमें गहरा प्यार हो जाता है। यहाँ कहानी का एक इंटरेस्टिंग पहलू है। राइल बाहर से एकदम परफेक्ट लगता है, वो इंटेलिजेंट है, अपने करियर में सक्सेसफुल है, एम्बिशियस है, और लिली के लिए बहुत पैशनेट और प्यार जताने वाला भी है। हाँ। ऐसा लगता है कि लिली को फाइनली वो मिल गया जिसका उसे इंतजार था। ये थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू जैसा लगता है ना? हाँ, और यहीं पर नॉवल उस पैटर्न को दिखाना शुरू करता है जो अक्सर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या हानिकारक रिश्तों में देखा जाता है, जिसे कई बार लव बॉम्बिंग या बहुत ज्यादा आइडियलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, लव बॉम्बिंग। हाँ हाँ। रायल का वो शुरुआती अट्रैक्शन और पैशन इतना ज्यादा होता है कि वो लगभग यकीन करने लायक नहीं लगता। ये जो बाहरी परफेक्शन है ना, ये अक्सर अंदर के गहरे इश्यूज को ढकने का काम कर सकती है। सही। और ये समझना भी जरूरी है कि क्यों कोई इंसान, खासकर जिसने बचपन में वैसी अस्थिरता देखी हो जैसे लिली ने, वो ऐसे इंटेंस और आइडियल लगने वाले रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। वो एक तरह की इमोशनल जरूरत पूरी करता हुआ महसूस हो सकता है शुरू में। बिल्कुल। और ये परफेक्ट तस्वीर खैर ज्यादा देर टिकती नहीं है। हाँ। कहानी जल्दी ही एक बहुत डार्क और परेशान करने वाला मोड़ लेती है। राइल का एक छुपा हुआ वायलेंट साइड वो सामने आने लगता है। गुस्से में एक बार वो अपना आपा खो बैठता है और लिली पर हाथ उठा देता है। पहली बार जब ऐसा होता है तो लिली के लिए वो एक भयानक सदमा होता है। और यहीं से वो अब्यूज का जो दुखद साइकिल होता है ना, उसको एक्टिव होते हुए देखते हैं।
इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो साइकिल क्या होता है? ये साइकिल आमतौर पर ऐसा दिखता है। पहले टेंशन बढ़ती है, फिर कोई हिंसा की घटना होती है, उसके बाद माफी और पछतावे का दौर आता है। हाँ, सॉरी, गिड़गिड़ाना। बिल्कुल, जिसे अक्सर हनीमून फेज भी कहते हैं, जहां लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे टेंशन फिर से बढ़ने लगती है। और रायल बिल्कुल यही करता है। हर घटना के बाद वो बहुत शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है, दोबारा कभी ऐसा न करने के वादे करता है। हाँ, और लिली, जो उससे प्यार करती है और उसका अच्छा साइड भी देखती है, वो उन वादों पर यकीन करना चाहती है। बेशक। शायद वो सोचती है कि ये बस एक बार हुआ, या शायद उसकी कोई गलती थी। ये जो सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन होता है ना, ये विक्टिम के लिए बहुत कॉमन है। निश्चित रूप से। और ये साइकिल तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। एक तो वो प्यार और इमोशनल अटैचमेंट होता ही है। दूसरा, जैसा आपने कहा, विक्टिम अक्सर खुद को ब्लेम करने लगता है या सिचुएशन को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। तीसरा, रायल जैसा आदमी जो बाहर से इतना सक्सेसफुल और इज्जतदार है, उसके बारे में किसी को बताना या यकीन दिलाना भी मुश्किल हो सकता है। सही बात है। और लिली के मामले में उसका अपना बचपन का अनुभव भी एक रोल प्ले करता है। उसने अपनी मां को इसी तरह की सिचुएशन में देखा था। क्या उसने सबकॉन्शियसली ये सीख लिया था कि प्यार के साथ दर्द भी आता है? या शायद उसे लगता है कि वो अपनी मां से ज्यादा स्ट्रांग है और सिचुएशन हैंडल कर लेगी? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल लेयर्स हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वो बाहरी सक्सेस और चार्म वो इतनी खतरनाक सच्चाई को छुपा सकता है। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं। नहीं, ठीक जब लिली इस मुश्किल रिश्ते में फंसी हुई है, एक बिल्कुल अनप्रेक्षित घटना होती है। एटलस कॉरिगन उसकी जिंदगी में वापस लौट आता है। हाँ। सालों बाद। और अब वो एक कामयाब शेफ है, उसका अपना रेस्टोरेंट है। एटलस का ये अचानक वापस आना लिली के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसका कहानी में कोई बड़ा मकसद है? ये महज इत्तेफाक नहीं है। मेरे ख्याल से ये कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। एटलस का लौटना एक पावरफुल कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम करता है। अच्छा। वो सिर्फ एक पुराना प्यार बनकर नहीं लौटता, बल्कि वो उस सेफ, रिस्पेक्टफुल प्यार का जीता जागता सिंबल बनकर आता है, जिसे लिली ने कभी एक्सपीरियंस किया था। उसकी मौजूदगी, उसकी स्टेबिलिटी और लिली के लिए उसकी जो सच्ची चिंता है, वो राइल के अस्थिर और हिंसक बर्ताव के बिल्कुल उलट खड़ी होती है। कॉन्ट्रास्ट दिखता है साफ। बिल्कुल। एटलस का होना लिली को एक तरह से आईना दिखाता है कि वो क्या झेल रही है और वो क्या डिजर्व करती है। इसके बीच का जो फर्क है वो अब और ज्यादा साफ हो जाता है। उसे याद दिलाता है कि प्यार को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो एटलस का वापस आना लिली को अपने रिश्ते पर और ज्यादा सीरियसली सवाल उठाने पर मजबूर करता है। हाँ। वो रायल के वादों और अपने फ्यूचर के बारे में और गहराई से सोचने लगती है। लेकिन जो चीज़ आखिरकार उसे एक डिसाइसिव स्टेप, एक निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर करती है, वो कुछ और है। लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, और ये प्रेगनेंसी कहानी का सबसे क्रूशल, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है। ये लिली के लिए सिर्फ एक पर्सनल चेंज नहीं है, ये उसके सोचने के तरीके को ही पूरी तरह बदल देता है। कैसे? अब ये सिर्फ उसकी अपनी सेफ्टी या खुशी का सवाल नहीं रहता, अब ये उसके आने वाले बच्चे के फ्यूचर का सवाल बन जाता है। बिल्कुल। यहीं पर लिली को वो सबसे बड़ी और शायद सबसे दर्दनाक सच्चाई समझ आती है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसी माहौल में बड़ी हो जिसमें वो खुद पली बड़ी थी। सही। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी डर, टेंशन और हिंसा को नॉर्मल समझे। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी ये देखे कि जो इंसान प्यार करता है वही चोट भी पहुंचा सकता है। ये एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। और यहीं हम लिली की जो पर्सनल एजेंसी है, अपनी परिस्थितियों को समझकर उन्हें बदलने के लिए खुद चुनाव करने की क्षमता, उसका सबसे पावरफुल प्रदर्शन देखते हैं। लिली यहाँ एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल, दिल तोड़ने वाला लेकिन बहुत जरूरी चुनाव करती है। वो राइल से प्यार करती है, उसके अच्छे साइड को भी जानती है, लेकिन वो ये भी समझती है कि प्यार वायलेंस का बहाना नहीं हो सकता, खासकर जब एक बच्चे का फ्यूचर दांव पर हो। और फिर वो पल आता है जो उपन्यास का टाइटल भी है। अपनी बेटी के जन्म के बाद एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल मोमेंट में लिली रॉयल से कहती है, ये यहीं रुकता है, मेरे और तुम्हारे साथ, ये हमारे साथ समाप्त होता है। It ends with us. हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक घोषणा है, एक संकल्प है।
ये घोषणा असाधारण रूप से शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक शादी का अंत नहीं है, ये उस जनरेशनल ट्रॉमा, उस पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुर्व्यवहार के चक्र को तोड़ने का ऐलान है, जिसे उसने अपने परिवार में देखा था। बिल्कुल। लिली अपनी माँ के रास्ते पर चलने से इनकार कर रही है। वो अपनी बेटी के लिए एक अलग, एक सेफ फ्यूचर चुन रही है। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी बदलाव मुमकिन है, और ये बदलाव अक्सर एक बहुत हिम्मत वाले फैसले से शुरू होता है। सही कहा। ये उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ और एक माँ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी की गहरी समझ को दिखाता है। ये प्यार के एक अलग रूप को भी दिखाता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद को और अपने बच्चे को एक हानिकारक साइकिल से आज़ाद करना होता है। ये वाकई बहुत गहरा मैसेज है। और उपन्यास का अंत, क्या लिली को फिर अकेला छोड़ दिया जाता है? क्या होता है? नहीं, उपन्यास का अंत एक उम्मीद की किरण के साथ होता है। रायल और लिली अपनी बेटी के लिए को पेरेंटिंग का एक तरीका निकालते हैं। जाहिर है उनका रोमांटिक रिश्ता खत्म हो जाता है। और समय के साथ लिली और एटवस वो फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। उनका ये फिर से जुड़ना सिर्फ एक रोमांटिक हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि ये हीलिंग, मतलब जख्मों के भरने, इमोशनल सेफ्टी और एक नई हेल्दी शुरुआत की पॉसिबिलिटी का प्रतीक है। अच्छा। ये दिखाता है कि इतने दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के बाद भी खुशी और सच्चा सुरक्षित प्यार पाना मुमकिन है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटे तो ये हमारे साथ समाप्त होता है लिली ब्लूम की एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स, दर्दनाक लेकिन आखिर में एक सशक्त बनाने वाली यात्रा है। हाँ। हमने देखा कि कैसे बचपन में देखी गई हिंसा उसके अडल्ट लाइफ के रिश्तों पर असर डालती है, कैसे वो एक आकर्षक लेकिन हानिकारक रिश्ते में फंस जाती है, और कैसे वो अंत में अपनी बेटी के भविष्य के लिए उस विनाशकारी चक्र को तोड़ने की हिम्मत दिखाती है। कहानी का सार शायद यही है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला दुर्व्यवहार का पैटर्न है, उसको पहचानना, उसे चैलेंज करना और उसे रोकना, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ लिली की नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी का अक्स है जो ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल है वो? सवाल यह है कि लिली जैसी जो पर्सनल कहानियां हैं, वो किस हद तक घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों के आसपास जो एक सामाजिक चुप्पी और टैबूज बने हुए हैं, उनको तोड़ने में मदद कर सकती हैं। अच्छा सवाल है। और असल में उन गहरे जेनरेशनल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? क्या ये सिर्फ लिली जैसा पर्सनल करेज और दृढ़ संकल्प ही काफी है, या फिर समाज के लेवल पर जागरूकता, खुली बातचीत और जो विक्टिम्स हैं उनके लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम्स का होना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि उन्हें बाहर निकलने और हील होने में मदद मिल सके। हाँ। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।